जब किसी स्थान पर हिंसा की बहुत बड़ी घटनाएं होती हैं तो नागरिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पलायन भी करते हैं। इस पलायन के दौरान वो अपनी संपत्ति को, अपने मकान को, अपनी जमीन को, अपनी दुकान को बाजार मूल्य से बेहद कम कीमत पर बेच देते हैं और दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जिस स्थान पर उन्होंने पलायन किया हो उस स्थान पर संसाधन कम हो, जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा हो जाए। जिस स्थान से वो गए हैं उस स्थान पर संसाधन बहुत अधिक हो लेकिन जनसंख्या बेहद कम हो जाती है। इससे एक डेमोग्राफिक इम्बैलेंस भी होता है। तो 1991 में गुजरात सरकार ने इन स्थितियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए और लोगों की संपत्ति की सुरक्षा को एस्टेब्लिश करने के लिए एक अधिनियम लेकर के आई गुजरात सरकार, जिसको हम जानते हैं डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट 1991 के नाम से। अब इसी तरह के अधिनियम पर, इसी तरह के कानून पर विचार कर रही है राजस्थान सरकार और इसके लिए वो बहुत जल्द ही राजस्थान की असेंबली में एक विधेयक लेकर के आ सकती है। इसलिए यहां पर गुजरात का डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट के प्रमुख प्रावधानों के बारे में जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 1991 में वो लेकर के आई थी डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट। इसके अंतर्गत ये था कि मुख्य रूप से जो डिस्ट्रेस सेल करते हैं नागरिक, उसको रोकना है। यानी हिंसा के दबाव में, धमकी के दबाव में और एक सुरक्षा के लिहाज से वो अपनी संपत्ति को, अपनी मकान को, अपनी दुकान को, अपनी जमीन को बाजार मूल्य से, मार्केट वैल्यू से बहुत कम कीमत पर बेच देते हैं। तो इन स्थितियों पर एक नियंत्रण स्थापित करना है ताकि नागरिकों के पलायन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके और साथ ही उनके संपत्ति की सुरक्षा को एस्टेब्लिश करके उनके संपत्ति के अधिकार को, उनके राइट्स को भी एस्टेब्लिश किया जा सके। ये इसका मूलभूत उद्देश्य था। लेकिन इसका सबसे प्रमुख प्रावधान क्या था, वो प्रावधान आपको जानना बेहद इंपॉर्टेंट है और उसमें जिला कलेक्टर की भूमिका किस तरह से स्थापित होती है बात करेंगे। अब जो डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट 1991 है गुजरात का, उस पर, उसके प्रमुख प्रावधान पर वो लाया इसलिए गया था क्योंकि उससे पहले गुजरात में कई हिंसा की घटनाएं देखी गई थी बहुत बड़े स्तर पर। तो इसलिए डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट 1991 में लाया गया। इसमें प्रमुख प्रावधान यह था कि जो राज्य सरकार है, वो राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को उसकी जो सांप्रदायिक हिंसा के इतिहास के आधार पर, भीड़ हिंसा के आधार पर, जो भीड़ हिंसा का इतिहास रहा है किसी क्षेत्र का, उसके आधार पर किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकती है, डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर सकती है। और इस क्षेत्र में होगा क्या, इस क्षेत्र में अगर किसी को भी संपत्ति की बिक्री करनी है, चाहे मकान बेचना है, चाहे दुकान बेचनी है, चाहे जमीन बेचनी है या उसका हस्तांतरण करना, उसका ट्रांसफर करना है, तो वो जिला कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना नहीं हो सकता। जिला कलेक्टर की उसमें अनुमति होना जरूरी है। जिला कलेक्टर की अनुमति से ही यह काम हो सकता है। जिला कलेक्टर जब इस बात की जांच करेगा तो वो किन चीजों को ध्यान में रखेगा, वो ये देखेगा कि अगर कोई संपत्ति बेची जा रही है या उसका ट्रांसफर हो रहा है तो क्या वो स्वेच्छा से हो रहा है, उसमें कंसेंट विद्यमान है या नहीं, और साथ ही उसका जो मूल्य है क्या वो मार्केट वैल्यू है, क्या वो बाजार मूल्य पर ही उसका मूल्य निर्धारित हुआ है या नहीं हुआ है। इन दो चीजों का वो जांच करेगा। अगर कोई जिला कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना कोई दुकान बेची जा रही है, जमीन बेची जा रही है या मकान बेचा जा रहा है या हस्तांतरण हो रहा है, अगर जिला कलेक्टर की पूर्व अनुमति उस पर नहीं है तो उसको वॉइड माना जाएगा, यानी वो शून्य होगी, उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। यह इसका प्रमुख प्रावधान था और इसी कारण से ये आलोचना का भी शिकार हुआ। आलोचना इसकी मुख्यतः किस आधार पर की गई, दो चीजों के आधार पर, दो आर्टिकल के आधार पर। आर्टिकल 19(1)(e) के आधार पर की गई और आर्टिकल 15 के आधार पर इसकी आलोचना की गई। आप जानते हैं कि हमारे देश के संविधान का जो आर्टिकल 14 से 18 है, ये समानता के मौलिक अधिकार को एस्टेब्लिश करता है और 19 से 22 स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को एस्टेब्लिश करता है। 19(1)(e) में क्या है कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक का ये मौलिक अधिकार है कि वो कहीं पर भी रह सकता है, कहीं पर निवास कर सकता है, कहीं पर भी बसने का उसका मौलिक अधिकार है। तो आलोचकों ने ये कहा क्योंकि आप किसी एरिया को अशांत क्षेत्र घोषित करके उसमें जमीन की, दुकान की और संपत्ति की बिक्री पर एक नियंत्रण एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिला कलेक्टर की पूर्व अनुमति एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो ये नागरिकों के किसी स्थान पर बसने के अधिकार को अप्रत्यक्ष रूप से नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। यानी नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है 19(1)(e) उसको ये प्रभावित कर रहा है। साथ ही इसकी आलोचना इस आधार पर भी हुई कि आर्टिकल 15 के अंतर्गत धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का विभेद का प्रतिषेध किया गया है, यानी भेदभाव नहीं किया जा सकता।
यहां पर इन प्रावधानों के कारण इस तरह की स्थिति व्यवहार में उत्पन्न हो सकती है कि किसी पर्टिकुलर खास समुदाय को किसी क्षेत्र में बसने से रोका जा सके, यानी उसके अधिकारों का उल्लंघन किया जा सके समानता के आधार पर। जैसे कोई नागरिक, प्रत्येक नागरिक किसी स्थान पर जा सकता है। धर्म, वर्ण, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है, लेकिन यहां पर किसी हो सकता है कि पर्टिकुलर समुदाय के साथ विभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो आर्टिकल 15 के आधार पर भी इसकी आलोचना लगातार की जाती रहे। हालांकि गुजरात हाई कोर्ट ने इस अधिनियम को लेकर के कई बार हस्तक्षेप किया और नागरिकों के अधिकारों को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। जैसे 2020 में इसमें कुछ शब्द ऐड किए गए थे, जिन शब्दों को एक तरह से चुनौती दी गई गुजरात हाई कोर्ट में, और गुजरात हाई कोर्ट ने 2021 में उन शब्दों पर एक तरह से अनंतिम रोक लगा दी और अभी भी उस पर स्टे लगा हुआ है। साथ ही इस प्रावधान या इस अधिनियम को लेकर के 2021-22 में गुजरात हाई कोर्ट में याचिकाएं भी दायर की गई। उन याचिकाओं के अंतर्गत मांग की गई कि इस कानून के दुरुपयोग को रोका जाए और इस पर कहीं ना कहीं स्टे लगाया जाए। तो वो भी एक गुजरात हाई कोर्ट के सामने मामला उपस्थित है। साथ ही सितंबर 2025 में गुजरात हाई कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय दिया और ये कहा कि जो जिला कलेक्टर है वो अगर किसी क्षेत्र में किसी संपत्ति के हस्तांतरण, उसकी बिक्री की बात कर रहा है, तो बिक्री की जांच कर रहा है, तो वो जांच केवल स्वेच्छा, कंसेंट के आधार पर जांच कर सकता है या संपत्ति के मार्केट वैल्यू को आधार बना सकता है। अन्य चीजों का आधार नहीं बना सकता है। जैसे वो ये नहीं आधार बना सकता है कि इससे, यानी किसी क्षेत्र में, किसी अशांत क्षेत्र में किसी संपत्ति की बिक्री से कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है या नहीं हो रही है, इस चीज को आधार नहीं बनाया जा सकता है। जो जिला कलेक्टर की जांच का आधार होगा वो स्वेच्छा होगा, मार्केट वैल्यू होगा संपत्ति का, कानून व्यवस्था उसका आधार नहीं बनेगा। कानून व्यवस्था के आधार बनने पर गुजरात हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। साथ ही पड़ोसियों की आपत्ति पर भी गुजरात हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी कि पड़ोसियों की आपत्ति है, इसके आधार को भी आधार बना करके किसी चीज का, किसी संपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। तो गुजरात हाईकोर्ट ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया है ताकि नागरिकों के जो अधिकार हैं उनको एस्टेब्लिश रखा जा सके। अब गुजरात के साथ साथ, गुजरात तो ये पहले ले आया जा चुका, पश्चिमी घाट गुजरात के किस हिस्से में अवस्थित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, काठियावाड़, सौराष्ट्र, कच्छ का रण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन आपके लिए छोटी बात हो सकती है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होता है। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।